स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो चलें बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। आपकी बुक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हवाले से क्या बता रही है? तो आपकी बुक कह रही है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो किस चीज को एक्सप्लेन करती है, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लेकिन आपको पता है कि हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की जो बेस है, बुनियाद जो है, वो क्या है? केमिकल से। हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किससे बनी होती है? केमिकल से बनी होती है। लेकिन जब हम किसी लिविंग थिंग की, लाइफ की या किसी लिविंग थिंग की जो है, हम क्या देखते हैं? बायोकेमिकल बेसिस देखते हैं, या सिंपली आप कह लें हम उसकी केमिकल बेसिस देखते हैं। डेफिनेटली जब हम लिविंग थिंग की केमिकल बेसिस देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बायोकेमिकल बेसिस। मिसाल के तौर पे ये सेल है, एक लिविंग थिंग है। मैं अगर इसकी बायोकेमिकल बेसिस देखूं, मिसाल के तौर पे इसकी सेल मेम्ब्रेन कौन से केमिकल से मिलकर बनी है, इसका जो है वो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से केमिकल हैं, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये सारी की तमाम चीजें क्या हैं? ये तमाम की तमाम चीजें बायोकेमिकल बेसिस हैं। और इस बायोकेमिकल बेसिस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी वो केमिकल कंपोनेंट जो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग थिंग के अंदर हो रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट यानी वो जो केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, और जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में के अंदर हो रहे हैं, उसकी स्टडी को भी हम क्या कहेंगे? उसको भी हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, यानी केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जिस तरीके से हमारे जो मसल्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे हेयर जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन क्या है? एक केमिकल है। हमारी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है, तो फैट क्या है? फैट एक केमिकल है। हमारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन क्या है? केमिकल है। हमारा सलाइवा है, उसके अंदर भी वाटर है और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं, सॉल्ट्स हैं, तो वो सब क्या है? केमिकल हैं। और उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे, उन केमिकल्स की जब स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? बायो केमिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम बायोकेमिस्ट्री जो है वो हम क्यों पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेज हैं, बायोफिजिक्स भी हो सकती है, इसी तरीके से बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है, इसी तरीके से कहता है बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ड्यू टू सम रीजंस, जो कि कुछ रीजंस हैं, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस हैं, जो कि नीचे यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में बताई हुई है। देखो, बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आप इसको ये भी कह सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यानी अगर आपके पेपर में इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आ जाए क्वेश्चन, या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आएगा, तो आपने यही पॉइंट्स जो है वो बताने होंगे। तो सबसे पहले कहता है कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलता है? इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन तमाम को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, वो कौन करती है? बायोकेमिस्ट्री। यानी जब तक आप बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आप उन प्रोसेसेस को जो है वो बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। अब मिसाल के तौर पे, जिस तरीके से हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की जो कंस्ट्रक्शन है, हमारी बॉडी जो बनी हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे मसल्स प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक क्या कहना चाहिए? केमिकल्स हैं। जब आप मसल्स की स्टडी करते हो तो उसके लिए आपको क्या कहना चाहिए? प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए, केमिकल्स के जो प्रोटीन है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे हेयर भी प्रोटीन के बने हैं। तो मतलब किसी हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जो है वो उनके उनके बारे में पढ़ने से पहले आपको उन केमिकल्स का पता होना चाहिए जो जिससे वो बने हुए हैं। इसके अलावा एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, स्पेशली डीएनए टू एंजाइम, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन बनता है, हमारे सेल में प्रोटीन बनता है, बनाता कौन है? राइबोसोम। और आपको पता है एंजाइम्स भी प्रोटीन ही के बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं एंजाइम,
वो भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अब इस राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज कौन देता है? मैसेज देता है डीएनए। यानी डीएनए इसको मैसेज देगा तो ये क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बनाएगा। मतलब ये डीएनए से ये इंफॉर्मेशन जाती है किसके पास? राइबोसोम के पास। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए या एंजाइम बनाने के लिए। तो अब इस पूरे रिएक्शंस को, इस प्रोसेस को जब आप स्टडी करोगे तो डीएनए भी एक केमिकल है, प्रोटीन भी एक केमिकल है, राइबोसोम्स भी केमिकल से बना हुआ है। तो इससे पहले आपको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके बाद कहता है कि Bio it provide information about abnormal mechanism which lead to disease. बायोकेमिस्ट्री हमें उन abnormal mechanism के बारे में भी बताती है जिसकी वजह से क्या होती हैं? डिजीजेस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए, हमारी बॉडी की शुगर को एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी का जो है ये एक एबनॉर्मल मैकेनिज्म होगा कि बॉडी के अंदर फिर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं जब तक वो नॉर्मल हो रहे हैं तो आप नॉर्मल हो। लेकिन अगर उन केमिकल रिएक्शन में कोई उन केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो आप शुगर के मरीज हो सकते हो। इसी तरीके से सॉल्ट बहुत ज्यादा हो गया तो हमें जो है वो ब्लड प्रेशर हो सकता है। मतलब बहुत सारे एबनॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं, अगर वो एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएंगी? डिजीजेस होंगी। और उनके बारे में भी हमें जो है वो डिजीजेस के बारे में क्या पढ़कर पता लगता है? बायोकेमिस्ट्री पढ़ के ही पता लगता है। फिर उनके हवाले से जो हम मेडिसिन बनाते हैं उन डिजीजेस को क्या कहना चाहिए? कंट्रोल करने के लिए, या हम जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो आलात बनाते हैं, उनको चेक करने के लिए, उसके लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना क्या होती है? जरूरी होती है। फिर उसके बाद कहता है कि बायोकेमिस्ट्री इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन प्रॉपरली। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके बारे में काफी रिसर्च होती रही कि ये चीजें क्यों होती हैं, और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है, ये इतने यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर मालूम करना चाहें तो इनका आंसर जो है वो बायोकेमिस्ट्री जो है इनका क्या दे सकती है? सही तरीके से जवाब दे सकती है। पहला मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। अब आपको पता है कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये मेरे, अगर आपकी बॉडी में से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी बॉडी से ये मैं कहता हूं कि ये आपकी किडनी के सेल हैं, ये आपके जो है मैं कहता हूं कि लिवर के सेल्स हैं, सही है ना? अब अगर आप इन तमाम सेल्स को मिक्स कर दो तो आप कुछ देर के बाद देखो किडनी के सेल जो है वो किडनी के सेल के साथ मिल जाएंगे, और लिवर के सेल किसके साथ मिल जाएंगे? लिवर के सेल के साथ मिल जाएंगे। तो मतलब ये है कि ये सेल्स एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं, और कैसे ये सेल एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। मतलब किडनी के जितने भी सेल्स हैं ना, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर किडनी बनाएंगे, लिवर के सेल मिलकर लिवर बनाएंगे। इवन कि अगर आप एक नॉर्मली इस तरीके से भी करो कि इन सेल्स को अलग भी कर दोगे तो ये क्या होगा? किडनी का सेल हमेशा किडनी के सेल के साथ मिलेगा, लिवर का सेल लिवर के सेल के साथ मिलेगा। तो ऐसी क्या चीज होती है जो इनको मिलने में जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है। तो इसकी एक वजह ये होती है कि इन सेल्स के ऊपर, ये जो किडनी के अगर सेल्स हैं तो इन सेल्स के ऊपर कुछ, इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ केमिकल्स लगे होते हैं, और इन केमिकल्स की वजह से किडनी के सेल एक दूसरे को क्या है? रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इसी तरीके से लिवर के सेल्स के पास के सेल के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। सेल के ऊपर कुछ केमिकल होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। उसके बाद कहता है हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, यानी हमारे सेल की ग्रोथ जो है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। अब आपको पता है कि एक आम इंसान जो होता है, हमारा जो हमारे सेल की जो ग्रोथ होती है एक खास हद तक होती है, ठीक है ना? प्लांट के सेल्स के अंदर जो ट्री होता है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारी ग्रोथ तो इतनी नहीं होती ना। तो ये ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है? तो आपको पता है ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले भी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो मतलब हमारे सेल की या जो हमारी ग्रोथ होती है
उनका बढ़ना जो है हमारे से कितना बढ़ेंगे, हमारे सेल की ग्रोथ कितनी होगी, ये सब चीजें भी कौन कंट्रोल कर रहे हैं? केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं। यानी पहले हमें किसी जमाने में इंसान पता नहीं लगता था कि ये कौन सी चीजें इनको कंट्रोल कर रही हैं, सेल की ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे सेल एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लिवर का सेल एक दूसरे को पहचान रहे, किडनी के सेल पहचान रहे हैं। तो जब बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें जब डेवलपमेंट हुई, बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना शुरू किया, तो फिर लोगों को पता लगा कि ये क्या है, ये केमिकल्स हैं। और सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, हमारी अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर? कैंसर हो जाता है, आपको पता है कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन। मिसाल के तौर पे अगर आपका किसी का ये हाथ है, अगर इसके सेल्स हैं, किसी कोई एक सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो ये सेल तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और डिवाइड होके पूरे आपके हाथ पर ऐसे फैलना शुरू हो जाएंगे इसके सेल। ये अबनॉर्मली सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब ये अबनॉर्मल सेल डिवीजन जब हमारी पूरी बॉडी पे ये सेल फैल रहा है, तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हमारे नॉर्मल सेल का फूड कौन खा रहे होते हैं? ये कैंसर सेल खा रहे होते हैं। तो हमारे नॉर्मल सेल डेड हो जाते हैं और कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की क्या होती है? डेथ हो जाती है। अच्छा, ये समझ नहीं आता था ये कैंसर हो कैसे जाता है। तो फिर बाद में पता लगा कि हमारे सेल्स के अंदर डीएनए जो होता है, डीएनए केमिकल है, इस डीएनए के अंदर चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से सेल एबनॉर्मल हो जाता है और उसके अंदर क्या वो एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो मतलब कैंसर का भी अगर आप बेसिक काज देखें, तो इसकी बेस में कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल्स जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी? हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, आपको पता है हमारा ब्रेन, बेसिकली हमारी जो अ, ये ब्रेन जो है, इसमें हमारी मेमोरी होती है। लेकिन हमारी इस मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स भी होते हैं। हमारे मूड, हमारे जो ब्रेन से हमारा जो मूड होता है, जैसे सीरोटोनिन एक केमिकल है। ये सीरोटोनिन केमिकल जो है वो आपके मूड को बेहतर रखने में, आपकी याददाश्त को बेहतर रखने में जो है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में भी कहीं ना कहीं क्या शामिल है? केमिकल्स जो है वो शामिल हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह एक सेल को स्टडी करता हूँ कि ये सेल है, अगर ये प्लांट का सेल है तो इसके बाहर सेल वॉल है, फिर नीचे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्टडी कर रहा हूँ इनके स्ट्रक्चर की, तो ये बायोलॉजी है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि इस सेल वॉल कौन से केमिकल की बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन में कौन से केमिकल हैं? साइटोप्लाज्म में कौन से केमिकल हैं? साइटोप्लाज्म में कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं? तो ये मेरी जो स्टडी है, ये क्या कहलाएगी? ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। तो अभी तक जो हमने बात की, एक बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस किया और सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी को जो है वो सिग्निफिकेंस क्या, बायोकेमिस्ट्री सॉरी, बायोकेमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसे जो है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपकी बुक में एक नेक्स्ट पैरा जो है वो दिया हुआ है, एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यू एंड सेल्स, व्हाइल सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। तो मतलब कहने का ये है, अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं कि देखो, हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे, लिविंग, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, स्टमक हो गया, हमारा लंग्स हो गए, हमारा ब्रेन हो गया, ये सब किससे मिलकर बनते हैं? ये मिलकर बनते हैं टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। और सेल किससे मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं एटम्स के बॉन्डिंग करने से। मिसाल के तौर पे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अगर हमारी बॉडी में वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के भी 6 एटम है। तो मतलब ये कि जो लाइफ है, लाइफ तो बेसिकली स्टार्ट होती है सेल से, लेकिन लाइफ की जो बेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो हो रही है एटम से। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें इस टॉपिक की, तो इस आपसे ज्यादा पेपर में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो पढ़ने का फायदा क्या होता है? ये दो ही क्वेश्चन ज्यादा इस टॉपिक से आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल।